देख रहे हैं सीएस न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव की जमानत मिलने और न मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने की स्थिति में उन्होंने कहा, जो यदि जमानत मिलती है तो भी और नहीं मिलती है तो भी एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, जो राबड़ी देवी और मीसा भारती खुद चुनाव हार चुकी थी। 2009 और 2014 में राजद को केवल 4 लोकसभा सीट मिली थी। सीबीआई ने लालू के जमानत का विरोध किया है। उन्होंने कहा, जो सीबीआई ने कोर्ट में कहा है, जो 100 से ज्यादा लोग उनसे मुलाकात करते थे और जेल से ज्यादा वो अस्पताल में रहकर मौज मस्ती कर रहे हैं। पहले चरण के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, जो पहले चरण के चारों सीट पर एनडीए अपना जीत दर्ज करेगी। लालू जी का बेल पर सुनवाई होने वाली है, मुझे पता नहीं क्या फैसला होगा। लालू जी जेल में रहना, जेल से बाहर रहना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बारे में जब लालू यादव जेल के बाहर था, 2014 में धुआंधार प्रचार किया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी को किसी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। फिर भी केवल 4 सीट जीत पाए थे और एनडीए गठबंधन 31 सीट जीता था। इसके पहले 2009 के लोकसभा चुनाव के अंदर भी लालू यादव केवल 4 सीट जीत पाए। कुछ लोग गलतफहमी के बाहर निकलेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल की सीट बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछले बार तो वो मीसा भारती की भी सीट नहीं बचा पाए थे। 2009 में धुआंधार प्रचार के बावजूद राबड़ी देवी भी सारण से चुनाव हार गई थी। इसलिए लालू यादव को बेल मिलता कि नहीं मिलता, ये तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। न उनके जेल जाने से हम लोग की कोई भूमिका है। झूठा प्रचार करते कि हम लोगों ने जेल भिजवा दिया। कोई किसी को जेल भिजवा सकता है क्या? कोई दरोगा पुलिस वाला 24 घंटा किसी को थाने में बंद कर सकता है? कोर्ट ने सजा दी है और कोई 1-2 दिन की सजा नहीं, 27 साल की सजा। तो सीबीआई ने खुद कहा है कि लालू यादव मुश्किल से कुछ दिन जेल में रहे, बाकी तो अस्पताल में मौज मस्ती कर रहे हैं और एसी लगा हुआ है, हर तरह की सुविधा है और 100 से ज्यादा राजनीतिक नेताओं से जो है लोग। पटना के सदाकत आश्रम में अजय गांधी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, वीरेंद्र सिंह राठौर और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा एवं अभियान समिति के चेयरमैन अखिलेश प्रसाद सिंह की उपस्थिति में पूर्व विधायक एवं पार्षद अजय गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कांग्रेस परिवार में उनका स्वागत किया गया। मजदूर संगठन भी चलाते थे, आज उनको बिल्कुल हम कांग्रेस में शामिल करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। साथ ही हम अरुण बाबू को पहले हम लोग के साथ थे, बाद में कुछ कारणवश बीजेपी में चले गए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही हम पूनम झा जी का भी अपने पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूँ। दुलारी सिंह जी जदयू कैंडिडेट, उनको भी मैं अपने पार्टी में स्वागत करता हूँ। दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन कराए गए कुल 17 प्रत्याशियों में से 9 प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया। दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था, लेकिन त्रुटि रहने के कारण 9 नामांकन रद्द कर दिए गए। जिला पदाधिकारी डॉक्टर SM त्यागराजन के देखरेख में ये 9 नामांकन रद्द घोषित किए गए। अब 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। जिन 8 लोगों का नाम स्वीकृत हुआ है उसमें सरोज कुमार झा, अब्दुल अजीज, गोपाल जी ठाकुर, पंकज कुमार सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मोहम्मद मुख्तार, संजय पासवान एवं सगुनी राय शामिल हैं। सहरसा के जिलाधिकारी डॉक्टर शैलजा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव से संबंधित कुछ जानकारी साझा की। सहरसा के जिला पदाधिकारी के द्वारा सभा कक्ष में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने जानकारी दी, जो मधेपुरा लोकसभा में कुल 13 प्रत्याशी और खगड़िया लोकसभा में कुल 20 प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है। सभी का चुनाव चिन्ह आ चुका है। भयमुक्त चुनाव होगी, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के सुगम मतदान के लिए पेयजल, शौचालय, विद्युत और रैंप फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। कुल 1304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, डीडीसी राजेश कुमार और जनसंपर्क पदाधिकारी जयशंकर कुमार उपस्थित थे। एक
खगड़िया लोकसभा विधान क्षेत्र में 20 कैंडिडेट फाइनल हुए हैं, सिंबल अलॉट हुए हैं, तो वही सूची सबको दी गई है तथा हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर संबंधित सभी रिपोर्ट्स हैं और एएमएफ से संबंधित जो बेसिक फैसिलिटी सही मतदान केंद्र में है हम लोग करवा रहे हैं, पूरी वोट हो चुकी है और प्रिपरेशन है ईवीएम वीवीपैट की सब हम लोगों ने करा दी है। अब इसमें कैंडिडेट सेट होना है, कैंडिडेट अब फाइनल हो गया है, ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों की तरफ से सेक्टर है, एफएसटी है, एसएसटी है, ये लोग फील्ड में काम कर रहे हैं तथा कि हम लोग व्हीकल चेकिंग भी मुस्तैदी से हो रही है, इसमें भी काफ़ी हम लोगों को शुल्क प्राप्त हुआ है, तो अच्छे से मतदान होगा और निष्पक्ष होगा, भय रहित रहेगा। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। दरभंगा में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया गया। इस संकल्प पत्र में शामिल वादों को हर हाल में पूरा करने का वचन दिया गया। आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया है और कई लोग इसको घोषणा पत्र कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने संकल्प पत्र के नाम से आम जन के बीच में दिया है। और उसके बाद हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों का मुख्य फोकस आज अपने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर रहेगा जो नरेंद्र मोदी जी अगले 5 साल में करने वाले हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों को हमारी सरकार ने अपने अंदर में लिया है जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं था। जैसे जो हमारे छोटे उद्यमी हैं, जिसको मध्यम और छोटे उद्यमी, उनको अगर 50 लाख रुपए तक का कोई अगर उद्योग उनको शुरू करना है तो हमारी सरकार ने तय किया है कि विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी उनको हम लोन देंगे। एक बहुत बड़ी बात हुई है हमारे संकल्प पत्र में कि हमारे देश का जो स्टार्टअप है वो जबरदस्त उछाल मारेगा और हमारे भारत की इकोनॉमी पर उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। दूसरा बात है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश। ये अपने आप में आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने इतना बड़ा वेंचर कैपिटल को एक टारगेट किया है और 100 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश करने की बात कही गई है। हमारे यहाँ हम लोगों का ये पूरा जो बिहार है इसका लगभग 85% इलाका जो है सीधे सीधे ग्रामीण इलाके से जुड़ा हुआ है और कुछ शहरों में ही आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता, इन लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से इस बात को दोहराया है कि उनको हम आयुष्मान भारत की योजना के दायरे में लाएंगे और उनके भी परिवार को उनको हम 5 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य का जो हमारा यह कवरेज है वो हम उनको देंगे। 200 नए केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों का निर्माण। स्वाभाविक है जब 200 नए केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय खुलेंगे उसमें एक बड़ी संख्या में बिहार में उसका हम लोगों को मिलेगा हिस्सा। किसान सम्मान निधि योजना जो 6,000 रुपया हर किसान को हमारी सरकार ने देने का घोषणा पहले किया था, 2,000 रुपया किसानों के खाते में आ गया है और वो क्रमबद्ध आएगा। उसके साथ एक और बहुत बड़ी बात जुड़ी है कि अब हम अपने किसानों को 60 वर्ष के बाद उनको हम पेंशन देंगे। 60 वर्ष की आयु के बाद उनको हम पेंशन से जोड़ेंगे तो उनको सामाजिक सुरक्षा गारंटी योजना के तहत हम ला रहे हैं। 50 शहरों में मेट्रो नेटवर्क, हम पटना को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ चुके हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में दरभंगा भी उसमें आ जाए। जब 50 शहर मेट्रो के नेटवर्क से जुड़ेगा तो आप सोच सकते हैं कि जो शहरों को स्मार्ट शहर बनाने की तरफ हमारी सरकार थी वो काफी तेजी से बढ़ रही है। 1.5 लाख स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र हैं, वो टेली मेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब की सुविधा पूरे देश में जो 1.5 लाख 1,50,000 अस्पतालों में सीधे सीधे टेली मेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब की सुविधा होगी। जल शक्ति मंत्रालय, हम लोग अभी तक चापाकल पर आधारित हैं, हालांकि बिहार में हम लोगों ने नल जल शुरू किया है, लेकिन भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि हम अगली सरकार में जल शक्ति मंत्रालय अलग से बनाएंगे और हर घर को हम अब नल से जल पहुंचाएंगे। पूरे भारतवर्ष में लोगों को शुद्ध जल, स्वच्छ जल लोगों को पेयजल के रूप में मिलेगा। और जो हमारा मछुआरा समाज, उसके लिए हमारे यहाँ हमारे माननीय MLC साहब बैठे हैं अर्जुन सहनी जी। हम लोगों के देश में पहला जो पिछड़ा आयोग का गठन हुआ, ये बिहार को उसका अध्यक्ष पद मिला, भगवान लाल साहनी जी उसके अध्यक्ष बनाए गए। उसके अलावा जो हमारे मछुआरों के लिए, हमारा बिहार का बहुत सारा भूभाग है, सालों भर पानी में डूबा रहता है, इसके लिए अलग से सरकार
प्लानिंग करेगी। प्लानिंग करके मछुआरों के जीवन को, उनको व्यावसायिक रूप से कैसे हम सबल करें, उसके लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज और पारा मेडिकल कॉलेज, या तो मेडिकल कॉलेज होगा नहीं तो पारा मेडिकल कॉलेज होगा। दरभंगा में तो एम्स आपको मिल गया है, तो बाकी यहाँ के हमारे सब नेता इस पर कहेंगे। छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन। मोदी जी और भाजपा का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इस नारे को उन्होंने चरितार्थ किया है। समाज का कोई भी तबका ऐसा नहीं है जिनको मोदी सरकार से कोई लाभ नहीं मिला, और खास करके राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को जो संवैधानिक दर्जा मिला और बिहार की महिला सहनी जिसके चेयरमैन बने, इसके कारण बिहार के पिछड़ा समाज में मोदी जी के प्रति बहुत एक श्रद्धा जगह है और उनको विश्वास पैदा हुआ। क्योंकि कल तक जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो धारणा थी वह बदली है, और बिना किसी का छेड़छाड़ किए हुए मोदी जी ने जो 10% अगरों को जो आरक्षण दिया है, इसके कारण उस समाज में भी एक बहुत बड़ा उत्साह है। और हर गरीब के घर में जो योजनाएं पहुंची है, उस योजना से भी आम जन मोदी जी के प्रति उनकी श्रद्धा जगी है। और मिथिलेश जी ने ठीक ही कहा कि इस बार कोई भी समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जो मोदी जी को वोट करने नहीं जा रहे। हर समाज के लोग मोदी जी को वोट करने जा रहे हैं। और खास करके जो कुछ कल लोग कह रहे थे विपक्ष की मोदी जी विदेश जा रहे हैं, आज वही लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को विदेश जाने से बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का एक शाख बढ़ा है। और जिस तरह से पाकिस्तान को इन्होंने घेरा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और जिस तरह से पाकिस्तान आज अकेला पड़ा है पूरे दुनिया की राजनीति में, तो यह आम जन यानी गांव के सामान्य वर्ग के लोग भी यह उसके मन में यह भाव है कि आज मोदी जी पाकिस्तान को बिना युद्ध किए हुए आज उसको परास्त किए हैं। और आने वाला समय में लोगों की यही भावना है कि मोदी जी जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से परास्त होगा और पूरे दुनिया से आतंकवाद मिटेगा। यह लोगों के मन में यह भाव पैदा हुआ है। खास करके आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरह से वो पूरे दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, इसके कारण पूरे दुनिया का भी समर्थन मिला है। और वह समर्थन के कारण आज पाकिस्तान जो है पूरे दुनिया से अलग थलग है, और इसका प्रभाव आम जन पर है, गांव देहात सब जगह है। यह है इसलिए मोदी जी का जो बिहार में 40 सीट है, उस 40 सीट में हम लोग 39 नहीं होने जा रहे। 40 के 40 सीट एनडीए के खाते में जाने वाला है। और मोदी जी इस बार पूरे जो हम लोग आंकलन कर रहे थे उससे बहुत आगे हम लोग बढ़ेंगे। करीब 400 पूरे देश भर में जिस तरह से सब जगह जो बात हमें सुनाई पड़ रही है चारों तरफ से, उससे हमको लगता है कि एनडीए का एक अपार बहुमत मिलने जा रहा है। जो भी आजकल आ रहा है वो सर्वे तरवे वो सब फेल हो जाए। एनडीए प्रत्याशी के रूप में जो अवसर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी के गठबंधन से जो मौका मिला है, उसमें मेरा मानना है जो मिथिला का केंद्र दरभंगा है और दरभंगा मिथिला का मान और मिथिला का सम्मान दोनों के प्रति मेरा कटिबद्धता होगी। जो यहाँ मिथिला का विकास आज़ादी के बाद आज तक जो नहीं हो सका, एनडीए की सरकार जब अटल जी की सरकार थी तो मैथिली 8वीं सूची में शामिल किए, और निर्मली भपटियाही जो 34 ईस्वी में 2 भाग मिथिला हो गया था,
उनको जोड़ने का काम वाजपेयी जी ने किया। तो कुछ यदि मिथिला में काम हुआ आज़ादी के बाद तो अटल जी की सरकार ने किया, और फिर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जो मिथिला में 4 वर्षों में काम किया वह आज तक किसी ने नहीं किया। जैसा कि यहाँ मिथिला में सबसे पहले जो मिथिला का पाग धरोहर है डाक टिकट जारी कर दिए। यदि अटल जी मैथिली दिए तो CBSE कोर्स में भाई नरेंद्र मोदी जी अनिवार्य पढ़ाई कर दिए। यहाँ यदि मिथिला में पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज था तो उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने दिया। आज यदि उच्चैठ भगवती से लेकर के महिषी तारापीठ तक 10,500 करोड़ की लागत से विश्व का सबसे बड़ा पुल का निर्माण आज होने जा रहा है, और इस दरभंगा में जो गंगा के इस पार 22 जिला है, यहाँ एशिया महादेश का सबसे बड़ा दवा विक्रेता, दवा का बिक्री दरभंगा में है। तो आज नरेंद्र भाई मोदी एम्स दे करके यहाँ मिथिला के केंद्र में दरभंगा में बहुत बड़ा काम, और राज्य की सरकार मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजने का काम किया है। तो यहाँ एम्स 1400 करोड़ की लागत से एम्स बनेगा, तो निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी इस मिथिला पर अति कृपा किए हुए हैं। यदि यहाँ पर एयरपोर्ट का भारत की सरकार के सभी माननीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री शिलान्यास किए हैं, तो आज तक किसी सरकार ने सोचा नहीं था जो इस मिथिला के केंद्र से एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत चले, और आज वो भी हमारी सरकार ने दिया है। आज मिथिला के लिए बाढ़ और सुखाड़ जो सबसे बड़ा विषय है, जहां से लोग करोड़ों प्लान कर गया, उस पर भी मास्टर प्लान चल रही है। नरेंद्र भाई की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है जो यहाँ पर बाढ़ और सुखाड़ से निदान मिले। कुछ विषय हम तो कहे, जो कुछ विषय यदि यहाँ के मतदाता मालिक मुझे आशीर्वाद देंगे तो यहाँ के लिए जो उद्योग कारखाना या तो बंद पड़ा हुआ है या नया निर्माण की बात होगी, तो हम चिन्हित किए जो नरसर चौर यहाँ बगल में है 3,500 एकड़ जमीन, निश्चित रूप से वहाँ पर उद्योग लगे और लाखों लोगों को रोजगार भी वहाँ मुहैया कराया जा सकता है। तो बहुत तरह की बात है, हाईकोर्ट का बेंच की बात है, 2 विश्वविद्यालय यहाँ पर है, यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट बन के तैयार है। निश्चित रूप से सरकार आते 2019 में प्रधानमंत्री बनते ही हम चाहेंगे प्रधानमंत्री का सबसे पहले इस देश में दरभंगा के राज मैदान पर अभिनंदन यहाँ पर हो। अगली प्रधानमंत्री के रूप में मिथिला जगत जननी सीता के इस धरती पर अभिनंदन हो, और यहाँ से जैसा सुपर स्पेशलिस्ट जैसा विषय है और कई विषय है तो यहाँ पर उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। बहुत सारा विषय मन में आ रहा है, लेकिन जो स्थानीय प्रत्याशी के रूप में साधारण कार्यकर्ता को एनडीए प्रत्याशी के रूप में दिया गया है, निश्चित हम कहना चाहेंगे आज देश के करोड़ों कार्यकर्ता में उत्साह है, और बिहार के हजारों कार्यकर्ता तो यहाँ पर प्रत्येक दिन यहाँ का विषय रखते हैं। तो कुल मिलाकर के मिथिला का मान, मिथिला का सम्मान, मिथिला का स्वाभिमान, मिथिला का वेशभूषा, मिथिला का मातृभाषा मैथिली में उस पार्लियामेंट में जब यहाँ के मालिक मतदाता जिता कर भेजेंगे तो उसका ख्याल रख करके और उसी वेशभूषा में जा करके मिथिला के पाग पहन के और मैथिली में शपथ लेने का काम करूंगा। हम यहाँ के मिथिलावासी के अपने मतदाताओं को हम अपने तरफ से प्रणाम करते हुए। सुपौल आदर्श थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सुपौल आदर्श थाना में आमजन के साथ प्रशासन ने एक शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सुपौल के एसडीएम कयूम अंसारी ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर रामनवमी के जुलूस में आपसी भाईचारा बनी रहे, इसी व्यवस्था को कायम करने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है।
रामनवमी जो 13 तारीख मनाई जा रही है, उस संबंध में हम लोग एक शांति समिति की बैठक आज थाना स्तर पर किए, जिसमें काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हुए। सब लोगों से हम लोगों ने बात की, रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण हो, इसको हम लोग निकालें और सभी लोग सहयोग करके इसको शांतिपूर्ण संपन्न कराएं। समस्तीपुर के विभिन्न इलाकों में जमकर ओलावृष्टि हुई। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत मालीनगर, सैदपुर, चकमेहसी और तेपरी पंचायत में लगभग 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक की ओलावृष्टि हुई। इस ओलावृष्टि से काफी नुकसान की खबर है, जिसमें किसानों को काफी नुकसान हुआ है। गेहूं, मक्का, चना, लीची, आम की फसल को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से मकान को भी काफी क्षति हुआ है, खासकर एस्बेस्टस का मकान तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। ओलावृष्टि शुरू हुआ बिना बारिश के, इसमें यहाँ के किसानों का जो भी फसल था वो नष्ट हो गया। मवेशी जो बाहर में था, लगभग मवेशी बाहर में था, लोगों का मवेशी काफ़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। मवेशी सबके पीठ पर बड़ा बड़ा सा पैच हो गया है। इलाज का ज़रूरत लोगों को महसूस हो रहा है। चौर में कितने लोग थे जिनका काफ़ी स्वास्थ्य का नुकसान हुआ है, सिर फट गया है, मक्का, गेहूं जो भी फसल लगा हुआ था टोटल बर्बाद हो गया है। ऐतिहासिक बेतिया राज द्वारा कालीबाग स्थित जोड़ा कुआं का पूरा ही कराया गया। ऐतिहासिक बेतिया राज द्वारा निर्मित कालीबाग का जोड़ा कुआं, जो कि कृष्णाबाग मध्य विद्यालय परिसर में है, उस दोनों कुएं को जन सहयोग से साफ कराया गया। सामाजिक सहयोग से ये काम संपन्न हुआ। समाज सेवी धीरज सर्राफ ने बताया कि इस जोड़ा कुएं की सफाई के लिए बेतिया राज्य और नगर परिषद में कई बार लिखित सूचना दी गई थी, लेकिन सफाई कराने के मामले में कोई आगे नहीं बढ़ा। तब जाकर जन सहयोग से इस दोनों कुएं की सफाई कराई गई है। ऐतिहासिक बेतिया राज की धरोहर कृष्णाबाग मध्य विद्यालय के परिसर के अंदर जो जोड़ा इनार है, वो जोड़ा इनार की सफाई के लिए हमने नगर परिषद और बेतिया राज दोनों में आवेदन दिया था। बहुत बार दौड़ने के बाद भी वो काम नहीं हुआ, तो हम लोग ने अपने समाज के स्तर से ये सहयोग करके और सफाई का अभियान हमने शुरू किया है। सुपौल सदर के सिसोनी रोड अवस्थित राधेश्याम पब्लिक स्कूल का भव्य उद्घाटन हुआ। सुपौल सदर के सिसोनी रोड में अवस्थित राधेश्याम पब्लिक स्कूल का उद्घाटन संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर सीवी सिंह ने पहले दीप प्रज्वलित किया और फीता काटकर इस स्कूल का उद्घाटन किया। राधेश्याम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर राधेश्याम यादव ने कहा कि हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है, अपनी इच्छा होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए वो हमेशा अग्रसर रहता है। उसी तरह हमारी भी एक इच्छा थी। सुपौल जिला जो आपदा का मारा हुआ जिला है, यहाँ के बच्चे को ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा बाहर जाना पड़ता था। उसे संपूर्ण शैक्षणिक ज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान यहाँ मिल सके, इसलिए इस स्कूल की स्थापना की गई है। मुख्य अतिथि डॉक्टर सीवी सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में यह दूसरा स्कूल है जहाँ छात्रों के पढ़ाई एवं तकनीकी ज्ञान की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध है। पूरा स्कूल बन जाए, एक नंबर पर बन जाए। आज जो हमने देखा विद्यालय, हम लोगों ने आने से पहले पूरा चक्कर लगाया, और एक बात खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा आपके सामने, इतना सुंदर सजाया और तैयार स्कूल उद्घाटन के दिन पर हमने कभी नहीं देखा। 100 से अधिक विद्यालयों के उद्घाटन समारोह में जाने का मुझे अवसर मिला है अपने जीवन में, लेकिन इतनी तैयारी कि हर कक्षा, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, ऑडियो लैब, सब कुछ इस तरह तैयार है जैसे लगता है कई सालों से चल रहा है। मुझे ऐसा लगा अगर आज ही सीबीएसई इंस्पेक्शन कर दे तो एक ग्रेड से इनको रेपुटेशन मिल जाएगा। ये वहाँ हम लोग का ये सोचा नहीं था, ये सब ऊपर वाले की परिकल्पना है। ऊपर वाले ने किन्हीं को डॉक्टर बना के भेजा है,
किसी को इंजीनियर बना के भेजा है, किसी को पुलिस बना के भेजा है, सबका अपना अपना दायित्व है। कोई मीडिया का काम करते हैं, मैं ऊपर वाले का निर्देश का 100% पालन करूंगा। सुपौल में जिला जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई। सुपौल सदर बाजार के वार्ड नंबर 4 स्थित लाल बहादुर मंडल के आवास पर जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष श्रीनिवास सिंह ने अध्यक्षता की और इस बैठक में चिकित्सा प्रकोष्ठ के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। आगामी चुनाव को लेकर इस बैठक में विचार विमर्श किया गया। प्रकोष्ठ की जिला स्तर की बैठक आयोजित की गई है और इसमें ये चुनावी मुद्दा ही है। एनडीए के प्रत्याशी यहाँ के सुपौल संसदीय क्षेत्र से दिलेश्वर कामत जी हैं जदयू से। इनको हम लोग चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से इस लोकसभा से भारी मतों से जिता करके लोकसभा भेजना चाहते हैं। इसी के लिए पूरे जिला से हमारे पदाधिकारी, प्रखंड स्तर से जिला कमेटी के पदाधिकारी यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और गाँव में जो हमारे चिकित्सक इलाज करते हैं, एक एक वोटर को जागरूक करके और एनडीए के पक्ष में वोट करवाने का ये लोग काम करेंगे और जागरूक करेंगे और भारी मतों से यहाँ के प्रत्याशी श्री दिलेश्वर कामत को हम लोग जिताने के लिए अपना ये अभियान चालू करेंगे। जिला स्तरीय एक दिवसीय बैठक में आए हुए हैं, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास बाबू ने की है और यहाँ पर सभी हम लोग ग्रामीण चिकित्सक संघ के प्रखंड अध्यक्ष आए हुए हैं और हम लोगों को दिशा निर्देश मिला है कि सभी अपने प्रखंड में जाएं और सभी पंचायत अध्यक्ष और जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं सबको बैठक में बुला करके, वो तो प्रैक्टिस करते ही हैं, गाँव जाते हैं, सबको प्रेरित करें कि एनडीए के प्रत्याशी दिलेश्वर कामत जी हैं और योग्य उम्मीदवार हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा मत से जिताने का काम करें और नीतीश कुमार का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत करें। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहें SCS न्यूज। नमस्कार।